हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS। पाइथन फंडामेंटल के इस वीडियो सीरीज़ में आज हम स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका फ्लो ऑफ स्टेटमेंट्स, कैसे प्रोग्राम आपका कंप्लीट रन करता है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। और इसी में हम कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में भी डिटेल में इस वीडियो के थ्रू हम पढ़ेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पाइथन में ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स के बारे में कंप्लीट समझा दिया है। आई होप आपने मेरे वो वीडियोस देख लिए होंगे। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लें, ताकि आपको आगे जो भी पाइथन फंडामेंटल से रिलेटेड जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो आसानी से समझ में आ जाएं। उन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और आप मेरे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट पे आप ढूंढ सकते हैं उन वीडियोस को और देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अवर टॉपिक इज स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस व्हाट इज अ स्टेटमेंट। एक्चुअली स्टेटमेंट क्या है? अ स्टेटमेंट इज अ इंस्ट्रक्शन और अ कमांड इन अ प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम बनाते वक्त जो हम इंस्ट्रक्शन और कमांड लिखते हैं उसी को हम क्या बोल दे रहे हैं? वी कैन से दैट अ स्टेटमेंट। ओके, जो मतलब आपका कंप्यूटर को कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है। एक ऐसा कमांड, एक ऐसी कमांड जो कंप्यूटर से कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोल रही है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट बोल दे रहे हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स वी यूज इन पाइथन। फर्स्ट वन इज सिंपल स्टेटमेंट। अ सिंगल एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट इज नोन एज सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, जो एक सिंगल स्टेटमेंट जब मैं लिखता हूँ, और एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट मतलब वो कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है, कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको मैं बोल दे रहा हूँ आपका सिंपल स्टेटमेंट। ओके, सपोज मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, एक वेरिएबल ले लिया नेम, और इसके अंदर मैं एक क्या स्टोर कर दे रहा हूँ? इनपुट इंटर योर नेम। यूज़र से पूछ रहा हूँ कि अपना नेम इंटर करिए। तो एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट यूज़र से इनपुट ले रहा है और उसको स्टोर कर दे रहा है नेम वेरिएबल के अंदर। तो ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया, सिंगल एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट, दैट इज नोन एज सिंपल स्टेटमेंट। ओके, इसी तरह मैं बात करूँ सेकेंड टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की, दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। A compound statement represent a group of statements executed in a unit। किसी एक यूनिट में नंबर ऑफ स्टेटमेंट जब मैं एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसको मैं कंपाउंड स्टेटमेंट बोलता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो ग्रुप होगा, जो यूनिट होगी, उसमें कई सारे स्टेटमेंट एक साथ रन होंगे। सपोज मैंने यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन यूज़ करी है। इफ़ कंडीशन के बारे में हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि इफ़ एक कंडीशन यहाँ पर लगी हुई है, num2 इज़ लेस देन num1। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, num2 इज़ लेस देन num1, कंडीशन ट्रू अगर होगी तो ये दो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। एक तो प्रिंट करेगा t इक्वल टू num2 मल्टीप्लाई num1, num2 को मल्टीप्लाई करके num1 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको t के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट ये क्या प्रिंट करेगा? सेकंड स्टेटमेंट ये क्या रन करेगा? आपका t इक्वल टू t प्लस 10 भी कर देगा। t प्लस 10 मतलब t की वैल्यू में 10 ऐड भी कर देगा। तो इसका मतलब दो स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं? एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं जब ये कंडीशन आपकी क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। ठीक है, num2 इज लेस देन num1 अगर है तो उसके साथ क्या हो रहे हैं? इस एग्जीक्यूशन, इस कंडीशन के ट्रू होने पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्या हो रहे हैं? एक साथ रन हो रहे हैं। तो इन्हीं को हम बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इन अ यूनिट। तो ये आपके हो गए कंपाउंड स्टेटमेंट्स। आपके दो स्टेटमेंट जो दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, जितने स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम की नीड है उसके अकॉर्डिंग आप एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो उनको हम बोलेंगे आपके कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, एम्प्टी स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट विच डज नथिंग इज नोन एज एम्प्टी स्टेटमेंट। मतलब कि वो स्टेटमेंट एक कमांड तो है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट कुछ नहीं दे रहा है हमें। ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका एम्प्टी स्टेटमेंट। ठीक है, तो जैसे सिंपल हम यूज़ करते हैं पाइथन में एम्प्टी स्टेटमेंट पास नाम से। ठीक है, कहीं पर मुझे आपको जस्ट कंट्रोलर को पास कर देना है, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचा देना है इस स्टेटमेंट के थ्रू, तो मैं वहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दूँगा पास। तो ये पास जस्ट नथिंग,
मतलब ये कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है, बल्कि एक स्टेटमेंट में इसे मान ले रहा हूँ, बस कंट्रोलर को क्या करा दे रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में पास करा दे रहा है, आगे भेज दे रहा है कंट्रोलर को, तो पास करने का काम कर रहा है एक तरह से सिंपली। ठीक है, तो एम्प्टी स्टेटमेंट क्या हो गया, स्टेटमेंट विच डज नथिंग, मतलब जो कुछ काम नहीं करता है, तो वो कहलाता है आपका एम्प्टी स्टेटमेंट। क्योंकि मैंने स्टेटमेंट क्या बताया आपको, स्टेटमेंट में बताया कि एक क्या होती है, कमांड होती है जो कुछ एग्जीक्यूट करके, कुछ परफॉर्म करके हमें रिटर्न करती है वैल्यू। ठीक है, जैसे हमें सिंपल स्टेटमेंट हो रहा था, तो मैंने सिंपल स्टेटमेंट में मैंने कहा कि आपसे यूजर से इनपुट लेगा, एक नेम इनपुट लेगा और उसको किस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, नेम के अंदर स्टोर कर देगा। तो कुछ एग्जीक्यूट किया इसने, ठीक है, आपसे इनपुट लिया और उसके बाद नेम के अंदर उसको स्टोर कर दिया। ठीक है, लेकिन एम्प्टी स्टेटमेंट ऐसा नहीं करेगा। ओके, एम्प्टी स्टेटमेंट जस्ट पास द कंट्रोलर टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो पास करने के लिए है, तो इट डज नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में अब इनका फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे होता है, फिर स्टेटमेंट्स जो हैं, क्योंकि जो भी प्रोग्राम बनता है, और प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स, कि प्रोग्राम क्या होता है आपका, कई सारे स्टेटमेंट से मिलके बना होता है। ठीक, तो उनका फ्लो कैसे होता है, कंट्रोलर जो है कैसे मूव करता है, वो हम इसमें सीखेंगे। तो ये कह रहा है, इन अ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स में बी एग्जीक्यूटेड सिक्वेंसली, जो स्टेटमेंट्स हैं वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो सकते हैं, सेलेक्टिवली मतलब कंडीशन बेस्ड पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं, और इटरेटिवली मतलब इटरेशन मतलब रिपीट भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं उसमें, तो तीनों वर्क होते हैं। कह रहा है किसी भी प्रोग्राम में आपके हो सकता है कुछ स्टेटमेंट सीक्वेंस में परफॉर्म हो रहे हों, कुछ में कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट्स हों, कुछ रिपीट हो रहे हों। ठीक है, तो तीनों तरीके से। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं 3 फिगर आपको दिए हुए हैं। पहला फिगर आपको, इनको एक्चुअली फ्लो चार्ट बोलते हैं। फ्लो चार्ट किसी भी प्रोग्राम का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये हम प्रोग्राम को बनाने से पहले एक डिज़ाइन कर लेते हैं, ताकि आपको प्रोग्राम जब उसको कोड में कन्वर्ट करें हम, तो हमें आसानी हो जाए। तो किसी भी प्रोग्राम का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक पिक्चर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देना, वही इसका क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। तो ये फ्लो चार्ट हमें बता रहे हैं कि कैसे सीक्वेंस, सिलेक्शन और इटरेशन हो रहा है। तो इसको पहले वाले फ्लो चार्ट को आप देखेंगे तो इसमें स्टेटमेंट्स जो हैं 1 by 1 रन हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद आपसे इनपुट ले रहा है, पी, आर और टी की वैल्यू इनपुट ले रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहा है, फिर उसके बाद प्रिंट, सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कर दे रहा है, और फाइनली आपका प्रोग्राम क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। तो सिंपल सा था, क्या हुआ, 1 by 1 स्टेटमेंट क्या हुए, रन हुए। कंट्रोलर कैसे गया, सबसे पहले स्टार्ट में गया, फिर इनपुट लिया, फिर उसके बाद आपसे नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे आपका SI कैलकुलेट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट हो गया, और फाइनली प्रोग्राम आपका क्लोज हो गया। तो ये कहलाएगा आपका सीक्वेंस 1 by 1। ओके, अब सेकंड आपके स्टेटमेंट्स की बात करूँ, यहाँ सिलेक्शन है। सिलेक्शन मतलब कंडीशन है। कंडीशन कैसे है, देखिए, इसमें भी प्रोग्राम सबसे पहले आपका कंट्रोलर स्टार्ट पे ऑप्शन पे गया, फिर देन उसके बाद नेक्स्ट आपसे इनपुट लिया, A और B 2 इनपुट लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है कि इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, कि A इज़ ग्रेटर देन B मतलब A जो है B से बड़ा है या छोटा है। अगर वो बड़ा है तो इसका मतलब ट्रू वाली केस में जाएगा, तो इसका मतलब आपका प्रिंट होगा A इज़ बिग, तो ये प्रिंट नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, तो कंडीशन बेस्ड हो गया। तो कंडीशन में क्या हुआ, सारे स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुए, जो स्टेटमेंट ट्रू था वही स्टेटमेंट क्या हुआ, प्रिंट हुआ, जो फॉल्स था वो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, ठीक है, अगर A जो है B से बड़ा नहीं होता, तो यहाँ पर एक कंडीशन कह रहा है ना, A इज़ ग्रेटर देन B, तो A इज़ ग्रेटर देन B अगर ट्रू है, तब तो ये प्रिंट A इज़ बिग आपके स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, अदरवाइज वो क्या कर लेगा, फॉल्स वाले कंडीशन पर चले जाएगा, फॉल्स वाले कंडीशन पर चले जाएगा। तो कंट्रोलर आपका क्या हुआ, आप ध्यान से देखेंगे, जो प्रोग्राम का जो फ्लो था, वो सबसे पहले एरो जो आपसे चल रहा था, स्टार्ट से पहले एरो आया आपका इनपुट वाले बॉक्स पे, फिर इनपुट वाले बॉक्स से एरो आया आपका कंडीशन वाले बॉक्स पे, कंडीशन वाले बॉक्स से जो एरो है, फ्लो है, वो 2 जगह बढ़ गया। ठीक है, और वो डिपेंड कर रहा है कंडीशन पे कि फ्लो ऑफ एरो कहाँ को जाएगा, वो डिपेंड करेगा पूरा कंडीशन पे। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स भी आपके प्रोग्राम में आप बना सकते हैं। कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट भी आप बनाते हैं, और कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट का फ्लो ऑफ कंट्रोल इस ढंग से होता है। तो ये फ्लो चार्ट हमें शो कर रहा है कि इस ढंग से हम कंडीशन बेस्ड आपके प्रोग्राम का जो फ्लो कंट्रोलर जो है रन करेगा। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है आपका इटरेटिव। इटरेटिव का मतलब क्या होता है कि कभी कभी कुछ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, हमें दोबारा रिपीट करने पड़ते हैं। ठीक है, एक बार रन हो जाते हैं तो उसके बाद उनको दोबारा से रन कराना पड़ता है, तो प्रोग्राम के कंट्रोलर को वापस दोबारा
पहली पोजीशन पे ले जाना पड़ता है, इटरेट कराना पड़ता है, मतलब वहाँ पर लूपिंग बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं आपके प्रोग्राम की टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं लूपिंग। ठीक है, तो लूप करना मतलब कि रिपीट करना किसी चीज़ को। ठीक, तो इसको आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ भी यही है कि सबसे पहले स्टार्ट ऑप्शन पर गया कंट्रोलर, फिर आपसे इनपुट लिया n, ठीक है, फिर कुछ और प्रोसेसिंग हुई है। ठीक, फिर यहाँ पर कंडीशन हो रही है, कंडीशन के साथ यहाँ पर आपका अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो फ्लो ऑफ कंट्रोल देखो, आपका कुछ चीज़ प्रिंट हो रहा है आपके सामने, F और I प्रिंट हो रहा है। प्रिंट होने के बाद जो कंट्रोलर है फिर से दोबारा से कंडीशन पर चला जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ अगर हम इसमें बात करूँ, इसमें अगर आपका कंडीशन ट्रू थी, ट्रू होने के बाद आपका प्रिंट हुआ, आपका इससे पहले वाले में प्रिंट होने के बाद कहाँ चला गया, स्टॉप हो गया प्रोग्राम, ख़त्म। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन अगर ट्रू आ रही है तो ट्रू होने के बाद एक प्रोसेसिंग हुई, कुछ चीज़ प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद आपका क्या हो गया कि आपका प्रोग्राम का कंट्रोलर दोबारा से कंडीशन पर चला गया, दोबारा कंडीशन चेक कर रहा है फिर इस सेकंड टर्म के लिए। ठीक, तो इसका मतलब प्रोग्राम क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है, फिर से दोबारा से कंडीशन चेक होगी, फिर अगर वो ट्रू होगी तो फिर ये प्रिंट होंगे दोबारा से स्टेटमेंट। ठीक है, और फिर से कंट्रोलर फिर वापस कंडीशन पर जाएगा। ठीक, और तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम का फ्लो कहाँ चला जाएगा, इधर साइड चले जाएगा और आपके सामने ये प्रिंट होगा, F प्रिंट होगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा आपका। ठीक है, तो रिपीटेशन के लिए क्या ज़रूरी है, रिपीटेशन के लिए ये ज़रूरी है कि हमें एक कंडीशन ऐसी देनी पड़ेगी कि कहाँ पर वो रिपीट, जो आपके स्टेटमेंट रिपीट हो रहे हैं वो क्या हो जाए, बंद हो जाए, क्लोज हो जाए। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आपका प्रोग्राम क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा और इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा। ठीक, तो इटरेशन करते वक्त हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसे हमें एक कंडीशन भी देनी पड़ेगी कि एक कंडीशन के बाद वो क्या हो जाए, आपका प्रोग्राम रिपीट होना बंद हो जाए। ठीक है, तो रिपीटेशन आपको समझ में आया होगा। रिपीटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से रिपीट कर देना। ठीक है, तो इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको स्टेटमेंट का फ्लो कंट्रोल कैसे हो रहा है। तो तीनों मेथड में आपके स्टेटमेंट सीक्वेंस में रन होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन कभी कंडीशन बेस्ड भी होता है और तीसरा रिपीट भी आपके स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम एक्चुअली क्या है, a process or set of rules to be followed before making a program or problem solving operation is known as algorithm। मतलब कोई भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, आपके सामने कोई एक प्रोग्राम आपको बनाने को मिला, ठीक है, तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपने अपने माइंड में कितने स्टेप्स डिसाइड करे। ठीक है, जनरली एक रफ आइडिया, एक रफ स्टेज उसका आपने डिसाइड करा कि मेरे इतने स्टेप में ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा और मुझे ये स्टेप इस प्रोग्राम को करने के लिए लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो वही कहलाता है आपका एल्गोरिथम कहलाता है कि किसी भी जो प्रोग्राम है उसको बनाने से पहले कुछ ऐसे रूल्स हमें लिखने पड़ते हैं कि मुझे फर्स्ट स्टेप में ये करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में ये करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप में ये करना पड़ेगा और फाइनली मेरा प्रोग्राम इस ढंग से एग्जीक्यूट होगा। तो ये कंप्लीट स्टेप्स मुझे लिखने पड़ते हैं एक रफ आइडिया टाइप का, तो उसे बोलते हैं आपका एल्गोरिथम। सपोज एक एग्जांपल भी यहाँ पर समझा रहा है कि अगर 2 नंबर को ऐड करने का आपको प्रोग्राम अगर मिलता है तो उसके लिए आप एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे। उसके लिए आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि मुझे पहला फर्स्ट नंबर इनपुट कराना पड़ेगा, फिर सेकंड नंबर इनपुट कराना पड़ेगा, थर्ड केस में मुझे थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर को ऐड करना पड़ेगा और उसको तीसरे किसी नंबर में सेव करना पड़ेगा। दोनों का एडिशन जो भी उन दोनों का ऐड होके आएगा उसको मैं किसी तीसरे नंबर में क्या करूँगा, सेव करूँगा और फाइनली फिर मैं थर्ड नंबर को, जो थर्ड जो नंबर है उसको क्या कर दूँगा, डिस्प्ले कर दूँगा। तो ये 4 स्टेप आपने सोचे कि आपका जो 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम था उसको करने के लिए आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको आपने एक रफ वे में लिख लिया है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले, प्रोग्राम को कोड करने से पहले। ठीक, तो एल्गोरिथम अगर आपने बना लिया तो उसके बाद आपका फ़ायदा ये होता है कि उसका कोड आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं फिर, क्योंकि एल्गोरिथम तो सारे प्रोग्राम्स का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको ऐड 2 नंबर्स को करना है, चाहे आप उस 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम जावा में बना रहे हैं, चाहे आप C++ में बना रहे हैं और चाहे पाइथन में बना रहे हैं, सबका एल्गोरिथम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, क्योंकि चारों स्टेप, यही स्टेप आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। बस चेंज क्या हो जाएगा, जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो रूल्स होते हैं, जो प्रोग्रामिंग के अलग अलग लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये तो थी एल्गोरिथम की बात। ठीक, अब बात कर रहे हैं हम फ्लो चार्ट की। एक्चुअली जब हमने प्रोग्राम का एल्गोरिथम डिसाइड कर लिया, कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि कितने स्टेप मेरे इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने में यूज़ होंगे, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि उन स्टेप्स को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ।
ताकि मुझे कोड में कन्वर्ट करने में उसको आसानी रहे। तो उसी को बोलते हैं फ्लो चार्ट। अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, वर्क फ्लो और प्रोसेस। किसी भी एल्गोरिथम का, किसी भी प्रोसेस का जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, उस प्रोग्राम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? आपका फ्लो चार्ट है। ओके, द फ्लो चार्ट shows the step as boxes of various kinds and their order by connecting the boxes with arrows। फ्लो चार्ट में क्या होते हैं? हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स, बॉक्सेस होते हैं जिनकी मदद से मैं शो करता हूँ किसी भी प्रोसेस को, और वो सारे बॉक्सेस कनेक्टेड रहते हैं किससे? एरो से। और एरोज रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल को, कि कैसे आपका जो कंट्रोलर है वो किस पोजीशन से किस पोजीशन की ओर उसका ट्रांसफ़र होगा, कैसे वो वन बाय वन उसमें सीक्वेंस होगा या सिलेक्शन होगा या इटरेशन होगा उस कंट्रोलर में, वो शो होगा किसकी मदद से? इन्हीं एरोज की मदद से। ओके, तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एज अंडर। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फ्लो चार्ट यहाँ पर शो हो रखा है आपको, जिसमें वो बता रहा है कि आपका स्टार्ट और स्टॉप जो है वो सिमिलर सिंबल से उसने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, उनको ओएल शेप बोलते हैं हम। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम आपका। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपका एक पैरेललोग्राम है जिसमें कुछ इनपुट आपसे यूज़ ले रहा है, PRT की वैल्यू इनपुट ले रहा है। तो उसको हमने उसको जो भी इनपुट या प्रोसेसिंग जो भी इनपुट और आउटपुट है, सिंपली इनपुट और जो आउटपुट है वो उसके लिए यूज़ होता है आपका पैरेललोग्राम, उसको शो करने के लिए। और प्रोसेसिंग करने के लिए रेक्टेंगल यूज़ हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रही है मतलब आपका कैलकुलेशन हो रहा है कुछ, उसको शो करने के लिए आपका रेक्टेंगल यूज़ हो रहा है। तो डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं किसी भी फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी भी एल्गोरिथम का। ओके, तो इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल आप देख रहे हैं कि एरो आपका वन बाय वन स्टेप में चल रहा है। तो इसका मतलब इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे हो रहा है? सीक्वेंस में हो रहा है, इसमें कहीं पर भी कोई सिलेक्शन नहीं है और ना ही कोई इटरेशन है। ठीक, तो दूसरे फिगर में आपको दिख रहे हैं डिफरेंट सिंबल्स जो आप फ्लो चार्ट में यूज़ करेंगे। तो वो बता रहा है कि रेक्टेंगल जो है आपका वो क्या है? प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक रोम्बस है इस ढंग का, ये आपको डिसीजन अगर कहीं पर कंडीशंस देनी है तो इस रोम्बस के अंदर देंगे, जैसा हमने अपने प्रीवियस फ्लो चार्ट्स में देखा था जहाँ सिलेक्शन हो रहा था। ठीक है, तीसरा आपका है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट के लिए होगा, जैसे इसमें भी देख रहे हैं कि इनपुट जहाँ पर लेना है वहाँ पर पैरेललोग्राम का यूज़ हो रहा है, और जहाँ पर प्रिंट हो रहा है वहाँ पर भी पैरेललोग्राम का यूज़ हो रहा है, प्रिंट SI। ठीक है, इसी तरफ फिर आपका सर्किल है, स्मॉल सर्किल, ये होता है कनेक्टर्स, इनको बोलते हैं कनेक्टर्स। ये डिफरेंट फ्लो चार्ट्स को, अगर आपका फ्लो चार्ट बड़ा हो जाता है तो एक फ्लो चार्ट को दूसरे फ्लो चार्ट से कनेक्ट करने के लिए इन कनेक्टर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और डिस्प्ले कुछ करना है तो इस ढंग का सिंबल यूज़ होता है आपका डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, और फाइनली स्टार्ट और स्टॉप के लिए मैंने बता दिया आपको, स्टार्ट और स्टॉप के लिए आपके इस ढंग से ओएल शेप यूज़ होते हैं। ठीक है, और कनेक्टर्स आपको डिफरेंट सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, फ्लो ऑफ कंट्रोल शो करने के लिए एरोज़ का यूज़ होता है, कि कैसे फ्लो ऑफ कंट्रोल हो रहा है वो एरो की मदद से आपको शो होता है। ठीक, तो ये था कंप्लीट फ्लो चार्ट। ये क्या होता है? किसी भी एल्गोरिथम का, किसी भी प्रोग्राम का आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उन प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द एल्गोरिथम, देन ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, एंड आफ्टर दैट देन वी कन्वर्ट इट इनटू अ कोड, देन फाइनली उसको हम फिर किस में कन्वर्ट करते हैं? किसी भी लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ़ स्टेटमेंट, अभी तक हमने बात की कि आपका जो प्रोग्राम है वो 3 तरीके से चलता है। उसमें सिलेक्शन होता है, ठीक है, उसमें सीक्वेंस में फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है, सिलेक्शन होता है और इटरेशन होता है। तो जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन मतलब कंडीशन लगती हैं, वो इसी इफ़ स्टेटमेंट की मदद से हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट क्या काम करता है? इट इज़ यूज टू सेलेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्रोसेसिंग, कि कौन सा स्टेटमेंट प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाएगा या एग्जीक्यूट होगा, वो डिसाइड होता है किसकी मदद से? इफ़ स्टेटमेंट की मदद से। ओके, इफ़ स्टेटमेंट टेस्ट ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन, कोई कंडीशन को टेस्ट करता है। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट इनसाइड विल एग्जीक्यूट। अगर कोई कंडीशन अगर ट्रू होती है तब जो आपका स्टेटमेंट इस इफ़ कंडीशन के अंदर या इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमने यूज़ कर रखा है तब वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट
नहीं होगा अगर वो ट्रू नहीं होगी कंडीशन तो। ठीक है, तो कैसे आपका इसका सिंटैक्स है इफ़ स्टेटमेंट का, तो आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले आपको इफ़ एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, देन यहाँ पर कंडीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, इफ़ के बाद कंडीशन और फिर उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद उसके अंदर आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटेशन का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिटेशन मतलब वो स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए, एक ही सीक्वेंस में होने चाहिए, क्योंकि पाइथन में आइडेंटिटेशन इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटेशन का मतलब होता है कि जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो प्रोग्राम को जब प्रोग्राम रन कराएंगे तो वो डिसाइड करेगा कि कौन से ब्लॉक में है, वो सेम ब्लॉक में है या अदर ब्लॉक में है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो इफ़ कंडीशन का मतलब आपको समझ में आया कि इफ़ कंडीशन क्या है। इफ़ कंडीशन क्या कर रहा है, कोई कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसके बाद वो उसके स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है जो आपने दी है, तभी आप जाके स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या होंगे, प्रिंट होंगे। ठीक, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए इक्वल टू 10। ए की इनिशियल वैल्यू क्या है, 10 है। अब चेक हो रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू 10 कॉलन, दैट मीन्स यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है कि ए 10 के इक्वल है या नहीं, ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ऑब्वियसली इस केस में ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो इसका मतलब अब आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और ए इज़ आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा ए इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होती, 20 होती, तो उस केस में ये आपका इफ़ कंडीशन यहाँ पर काम नहीं करता, क्योंकि ए की वैल्यू 20 होती तो 20 इक्वल टू 10 हो जाता। 20 इक्वल टू 10 विच इज़ नॉट ट्रू, तो ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब इफ़ कंडीशन काम यहाँ पर नहीं करती, तो इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट, ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है ना, तो इस ढंग से आपका इफ स्टेटमेंट काम करता है कि कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट है कि कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट होंगे, अदरवाइज स्टेटमेंट्स प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ का ही एक अलग डिफरेंट हम कह सकते हैं कि डिफरेंट तरीके से इफ़ को यूज़ करना, इफ़ कंडीशन को। ठीक है, वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। इसमें क्या है कि इस केस में इफ़ स्टेटमेंट और टेस्ट ऑफ कंडीशन जो है इवेलुएट्स ट्रू होता है, तब तो वो इफ़ के स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेगा। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसमें हम एक और केस लगा देते हैं, एल्स केस। ठीक है, उस एल्स केस के स्टेटमेंट को फिर वो प्रिंट करेगा। ठीक, पहले तो किसकी कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, इफ़ की कंडीशन को चेक करेगा। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू आती है तो इफ़ के अंदर, इफ़ को उसको बॉडी बोलते हैं। ठीक है, वो आपकी क्या कहलाएगी, इफ़ की बॉडी कहलाएगी। इस बॉडी के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। ठीक है, अदरवाइज एल्स जो आपने कंडीशन लगा रखी है, एल्स जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एल्स स्टेटमेंट के अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो प्रिंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चॉइस हो गई है। ठीक, तो इन पाइथन वी कैन यूज इफ एल्स स्टेटमेंट। दिस फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट टेस्ट और कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू, इट कैरीज अ स्टेटमेंट ऑफ इफ। अगर टेस्ट कंडीशन क्या रही, ट्रू आती है, तो ये किसके स्टेटमेंट लेता है, इफ़ के स्टेटमेंट लेता है। एंड इन केस कंडीशन इवेलुएट्स फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो इट कैरीज आउट द स्टेटमेंट ऑफ एल्स। तब इस केस में ये फिर किसके स्टेटमेंट लेता है, एल्स के स्टेटमेंट लेता है। तो सिंपल सा इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आपको इफ़ लिखना है, फिर देन कंडीशन, देन कॉलन, और फिर उसके बाद इफ़ के जो स्टेटमेंट हैं वो लिखने हैं। फिर अदरवाइज अगला केस में एल्स लिखना है, एल्स के बाद कॉलन, एंड देन स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 आपको लिख देना है। मतलब स्टेटमेंट 3 या स्टेटमेंट 4 का मतलब है कि एल्स के जो भी स्टेटमेंट हैं। ठीक है, वो सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम को समझ लीजिए। ए की इनिशियल वैल्यू क्या दी है, 10 दी है। ठीक है, ए इक्वल टू 10 है, तो इफ़ ए इक्वल टू 10 देन कौन सा वाला कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ए इज़ इक्वल टू 10, ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट होगा। ठीक है, अगर वही बात करूं कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होती है आपकी 20 होती, तो आपका उस केस में क्या होता है कि ए इक्वल टू 10, ये वाली कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती। ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो कंट्रोलर आपका कहाँ चले जाता, एल्स केस में चला जाता, और एल्स केस में आपका एल्स स्टेटमेंट में चला जाता, और एल्स स्टेटमेंट में आपका प्रिंट होता ए इज़ नॉट इक्वल टू 10। जब कंडीशन क्या हो रही है, इफ़ की कंडीशन क्या हो जा रही है, जब फॉल्स हो जा रही है, तो उस केस में आपका वो कहाँ चले जा रहा है, कंट्रोलर
एल्स के स्टेटमेंट्स में को प्रिंट कर रहा है। तो ये है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू, वन कोर्स ऑफ एक्शन इज परफॉर्म्ड, इफ कंडीशन इज फॉल्स, अनदर कोर्स ऑफ एक्शन इज परफॉर्म्ड। ओके, तो यहाँ पर आपका इस ढंग से आपका इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इफ एल इफ स्टेटमेंट। ये एल्स नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इफ एल्स स्टेटमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है आपका इफ एल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एल इफ ELIF एल इफ स्टेटमेंट, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा इसको। ठीक, तो if out of multiple statement it is required to select one statement for processing on the basis of condition if else statement is used। मतलब जहाँ पर आपके मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं या मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। यहाँ तो अभी तो जो हमने पढ़ा था फर्स्ट वाले केस में, जब इफ़ की बात की थी तो वहाँ सिंगल कंडीशंस थी। ठीक है, और सेकंड वाले केस में क्या था कि दो कंडीशंस थी कि अगर ये नहीं तो सेकंड कंडीशन, इफ़ अगर ट्रू नहीं है तो एल्स, ये केस था। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल कंडीशंस हैं जहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ आप एल इफ और एल्स केस को यूज़ कर सकते हैं, स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसका भी सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले इफ़ आएगा, फिर देन कंडीशन, फिर कॉलन, फिर इफ़ के स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे। फिर सिमिलरली एलिफ आएगा, एलिफ एक कीवर्ड है, फिर उसकी कंडीशन और कॉलन, फिर उसके स्टेटमेंट अपने एलिफ के स्टेटमेंट, एंड फाइनली फिर एल्स जो स्टेटमेंट है उसके अपने स्टेटमेंट। ठीक है, तो वर्किंग वैसे ही होगी। वर्किंग कैसे होगी, सबसे पहले इफ़ की कंडीशन चेक करेगा। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तब तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बाकी सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कुछ नहीं होगा फिर, क्योंकि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपके प्रिंट हो गए। बाकी इससे कंट्रोलर इससे बाहर आ जाएगा अगर ट्रू होते ही है तो। ठीक है, अगर इफ़ की कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो फिर वो कहाँ चेक करेगा, एल इफ़ की कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, अब एल इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तब तो फिर वो स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 प्रिंट करेगा, और बाकी कुछ प्रिंट नहीं होंगे। ना ही ये प्रिंट होगा, ना ही ये प्रिंट होगा, और ना ही ये प्रिंट होगा। ये भी प्रिंट नहीं होगा और ये भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 2 भी प्रिंट नहीं होंगे और स्टेटमेंट 5 6 भी प्रिंट नहीं होंगे, बल्कि केवल क्या होंगे, कौन से स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, स्टेटमेंट 3 और 4 आपके प्रिंट होंगे। ओके, कब, जब एलिफ की कंडीशन ट्रू होगी। ठीक, अब मान लेते हैं कि एलिफ की कंडीशन भी आपकी ट्रू नहीं है, तो उस केस में फिर वो कहाँ चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा, और एल्स केस में आपका स्टेटमेंट 5 और 6 प्रिंट होंगे। ठीक है, दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 और 2 भी प्रिंट नहीं होंगे, स्टेटमेंट 3 और 4 भी प्रिंट नहीं होंगे। सीधे कौन से स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, एल्स स्टेटमेंट के स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे 5 और 6। तो इस ढंग से मल्टीपल आपके कंडीशंस जहाँ पर हैं वहाँ पर आपको यूज़ करने हैं, वहाँ पर आप इफ़, एलिफ और एल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा है। ए आपसे एक नंबर इनपुट करा लिया। ठीक है, ए के अंदर कोई नंबर आपने इनपुट कर लिया। अब वो चेक कर रहा है कि ए की वैल्यू क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स आपके प्रिंट हो रहे हैं। अगर ए आपने 10 इनपुट किया यूज़र ने, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कंडीशन चेक हो जाएगी। सबसे पहले ए इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो जा रही है, यहीं पर ट्रू हो जा रही है। तो इसका मतलब प्रिंट आपके इसके स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 10। तो बाकी प्रोग्राम अब आपका कोई कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ना ही उसे चेक भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको पहले ही कंडीशन क्या मिल चुकी है, ट्रू मिल चुकी है। ठीक है, अगर सपोज़ आपने ए की वैल्यू आपने 20 की ली होती, ई की वैल्यू 20 ली होती, तो उस केस में, पहले केस में इफ़ केस आपका काम नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होता, ए इज इक्वल टू 10। फिर वो एलिफ के केस में जाता, एलिफ के स्टेटमेंट में जाता, यहाँ चेक करता है ए इक्वल टू 20, यहीं पर उसको क्या मिल जाती, ट्रू मिल जाती। तो आपका इस एलिफ का स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता कि ए इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसी तरह अगर आपने 30 डाला होता, इनपुट किया होता, तो 30 में जब आपने इनपुट किया, ठीक, तो तब ये वाला एलिफ केस वर्क करता और ए इक्वल टू 30 आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होता। ठीक है, और नेक्स्ट केस में आपने अगर इनपुट जो है किया ए इक्वल टू 40 सपोज, तो अब आप देख रहे हैं कि ए इक्वल टू 10 नहीं, ए इक्वल टू एलिफ में करा ए इक्वल टू 20 नहीं, ए इक्वल टू 30 नहीं, तीनों केसेस ऊपर के क्या हो गए,
कंडीशंस क्या होगी, फॉल्स होगी, तो इसका मतलब अब बची कौन सी कंडीशन, एल्स स्टेटमेंट बचा। तो अब वो सीधे कंट्रोलर क्या हो जाएगा, एल्स के स्टेटमेंट में आ जाएगा और लिखा हुआ आएगा अगेन गिव द नंबर। ठीक है ना। तो आपको एक वैल्यू थी, उस वैल्यू को डिफरेंट कंडीशंस में क्या करना था, चेक करना था और उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स को प्रिंट करना था। तो आपने क्या यूज़ किया, इफ़ एल इफ स्टेटमेंट यूज़ किया। ओके, तो आई होप ये भी आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स पर वर्क करना समझ में आ गया होगा कि इफ़ कैसे मल्टीपल स्टेटमेंट पर वर्क करता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं आगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेस्टेड इफ़। समटाइम्स वी नीड टू टेस्ट एडिशनल कंडीशन फॉर सच सिचुएशन पाइथन सपोर्ट्स नेस्टेड इफ फॉर्म। नेस्टेड का मतलब होता है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज कर लेना, वही नेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को कि एक इफ स्टेटमेंट लिखा है और उसकी बॉडी के अंदर, मैंने बॉडी आपको समझा दी है, बॉडी कौन सी कहलाएगी, इफ के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, बॉडी कहलाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर आपने इफ की स्टेटमेंट के अंदर आपने दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है, तो उस केस में हम बोलेंगे इसको नेस्टेड इफ। ये भी आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। ठीक, ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। तो इसको बेटर ढंग से समझने के लिए एग्जांपल ही हम यहाँ पर ले लेते हैं। आपको दिया हुआ है 3 नंबर आपको इनपुट करने हैं, ए बी और सी। ठीक है, यूज़र से पूछ रहा है कि 3 नंबर इनपुट करिए, पहले नंबर ए इनपुट करिए, फिर बी इनपुट करिए, फिर सी इनपुट करिए। अब उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस क्या हो रही हैं, चेक हो रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि इफ़ कंडीशन लगी हुई है और इफ़ कंडीशन की जो बॉडी है वो कंप्लीट ये है, जो इफ़ के अंदर, इफ़ कंडीशन के अंदर जो भी जितने भी स्टेटमेंट हैं वो इस ढंग के हैं। और वो स्टेटमेंट आप क्या देख रहे हैं, वो स्टेटमेंट भी खुद में क्या है, कंडीशन है। तो इसका मतलब इफ़ के अंदर आपने क्या यूज़ कर रखा है, इफ़ एल्स यूज़ कर रखा है, तो यहाँ पर नेस्टिंग हो रही है। इसको हम नेस्टिंग इफ स्टेटमेंट बोल सकते हैं। इसी तरह आप एल्स केस को देखेंगे, एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे, तो एल्स स्टेटमेंट की बॉडी कौन सी है, एल्स स्टेटमेंट की बॉडी ये है। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर भी क्या लगा हुआ है, इफ एल्स लगा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, नेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नेस्टिंग इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैसे ये वर्क कर रहा है आप इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ए इज़ ग्रेटर देन बी चेक होगा। अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी ट्रू होता है तब तो वो इफ़ की बॉडी के अंदर कंट्रोलर मूव करेगा। ठीक है, इफ़ की बॉडी के अंदर उसने पहला स्टेटमेंट क्या देखा, वहाँ एक कंडीशनल बेस स्टेटमेंट और है। फिर उसने चेक किया ए इज़ ग्रेटर देन सी, क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ए सी से भी बड़ा होता है तो तब तो लिखा हुआ आ जाएगा ए इज़ ग्रेटर, अदरवाइज इसी के एल्स में चला जाएगा और लिखा हुआ आएगा सी इज़ ग्रेटर। सपोज हम मान लेते हैं कि आपने ए की वैल्यू आपने इनपुट करी 10, बी की वैल्यू इनपुट करी आपने 20 और सी की वैल्यू इनपुट करी आपने 30। ठीक है, या इसको अभी 10 के बजाय इसको मैं 40 कर देता हूँ। ए की वैल्यू आपने 40 इनपुट करी, बी की वैल्यू 20 इनपुट करी और सी की वैल्यू 30 इनपुट करी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखिए सबसे पहले ए इज़ ग्रेटर देन बी चेक होगा। ए इज़ ग्रेटर देन मतलब 40 इज़ ग्रेटर देन 20, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो अंदर जाएगा। फिर अंदर क्या चेक करना है, ए इज़ ग्रेटर देन सी, 40 इज़ ग्रेटर देन 30, कंडीशन ये भी ट्रू है, तो आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ए इज़ ग्रेटर। कौन सा वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो इफ़ स्टेटमेंट आपने यूज़ किया था उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने ए बी सी की वैल्यू ये दी होती, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 30 दी होती सपोज, तो इस केस में ये इफ़ स्टेटमेंट ही क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, क्योंकि 10 दैट मीन्स 10 इज़ ग्रेटर देन 20 है, नहीं, नो। तो ये अगर इफ़ स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया तो कंट्रोलर सीधे कहाँ जाएगा, एल्स में आ जाएगा, इस इफ़ के आउटर इफ़ के एल्स में। ठीक है, ये भी ध्यान देना है, ये आउटर इफ़ है, आउटर इफ़ के एल्स केस में आ जाएगा। और उस एल्स की इस कंडीशन में आप देख रहे हैं एल्स की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या लगा हुआ है, फिर से एक इफ़ लगा हुआ है। अब फिर दोबारा से चेक होगा, क्या चेक होगा, बी इज़ ग्रेटर देन सी, बी दैट मीन्स बी कितना है 20 इज़ ग्रेटर देन 30। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा कि उसने चेक किया कि आपका वैल्यूज़ क्या क्या थी, वैल्यूज़ थी आपकी 10, 20 और 30। ठीक, तो सबसे पहले उसने चेक किया कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, 10 इज़ ग्रेटर देन 20,
फॉल्स हो गई कंडीशन तो आपका कंट्रोलर कहाँ आया, एल्स केस में आ गया। एल्स में उसने सबसे पहले चेक किया बी इज ग्रेटर देन सी, बी दैट मीन्स 20 ग्रेटर देन 30, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो अब इसके एल्स में आ जाएगा, इनर इफ के एल्स केस में आ जाएगा और लिखा हुआ आएगा सी इज ग्रेटर। तो इस ढंग से ये वर्क कर रहा है आपका पूरा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब डिपेंड कर रहा है कि आप क्या वैल्यूज़ में इनपुट करा रहे हैं। ए बी सी की जो भी वैल्यू आप इनपुट कराएंगे उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन चेक करके आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल इस ढंग से हो रहा है नेस्टेड इफ में। अब आप समझ रहे होंगे कि कहाँ पर कंडीशन बेस्ड जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे पॉसिबल है। तो इसी को बोलते हैं हम सीक्वेंस, सिलेक्शन, क्योंकि सेलेक्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, किस स्टेटमेंट को प्रिंट करना है उसको सेलेक्ट कर रहा है, और इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कंडीशन कि कौन सा स्टेटमेंट सेलेक्ट होगा या कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। और उन कंडीशंस को चेक करने के लिए हम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, और नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। इन चारों कंडीशंस में से हम कोई भी कंडीशन अपने प्रोग्राम की नीड के अकॉर्डिंग, जो भी प्रोग्राम मुझे मिला हुआ है एग्जीक्यूट करना है या बनाना है, उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये फिक्स नहीं है कि यहाँ पर इफ़ एल्स यूज़ होगा या यहाँ पर इस केस में इफ़ यूज़ होगा। ठीक है, ये तो आपको खुद ही लॉजिक, इसीलिए प्रोग्रामिंग को बोला जाता है कि प्रोग्रामिंग क्या है, एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किसी भी प्रोग्राम को लॉजिकली हमें सोचना है कि हमें दिमाग ये लगाना है कि कहाँ पर आपका ये कंडीशन मेरी फिट बैठेगी, कौन सी कंडीशन में यूज़ कर पाऊँगा, इफ़ की कंडीशन कहाँ पर यूज़ होगी, इफ़ एल्स की कंडीशन कहाँ पर यूज़ होगी। ठीक है ना, तो ये फिक्स नहीं रहता कि इस प्रोग्राम में इफ़ एल्स यूज़ होगा या इस प्रोग्राम में इफ़ यूज़ होगा। ठीक, वो आपको सोचना है क्योंकि तभी आप प्रोग्रामर है एक। ठीक, तो ये आपका था कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट्स कैसे रन होते हैं आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में या किसी और लैंग्वेज में। ठीक, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट के माध्यम से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में लूपिंग स्टेटमेंट्स के साथ। ठीक है, कि आपका इटरेशन कैसे होता है किसी भी आपके पाइथन के प्रोग्राम में, उसको हम पढ़ेंगे। डिफरेंट लूप्स के बारे में हम पढ़ेंगे अगले अपनी वीडियो में। तो आई होप आपको ये आपने एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।